दोस्तों, हम आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों की बात करेंगे। यह राज्य है तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। इन तीनों राज्यों में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केरल की। कुछ नाम लेता हूँ। यह केरल के बहुत बड़े पर्सनालिटी है और आप उनमें से कितने को पहचानते हैं? यशोदास, सिंगर चित्रा, पीटी उषा, सुरेश गोपी, इनमें से कितने नाम को आप जानते हैं? और इसके साथ ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े कलाकार को बीजेपी केरल में कैंडिडेट बनाकर उतारने वाली है। पीटी उषा, के चित्रा और सुरेश गोपी, इन तीनों का नाम फाइनल कर लिया गया है। एक और सिंगर है जो बहुत फेमस है मलयालम में, उनका नाम फाइनल है। अभी फ़िलहाल नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। इसके अलावा भाजपा के जो पारंपरिक जो नेता है उन्हें उतारा जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा की कोशिश यह है कि केरल में अपने वोट शेयर को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए सेलिब्रिटीज़ की मदद ली जा रही है। और मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि 5 ऐसी सीट मार्क की गई है जहां बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसमें तिरुवनंतपुरम की सीट है, त्रिशूल की सीट है और भी 2-4 सीट है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर मेहनत करे तो जीत सकती है। एके एंटनी वाली जो सीट है, वही सुरेश गोपी वाली सीट है, वह लगातार दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो 5 सीट का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है। और इन सेलिब्रिटीज़ को टिकट देने से बीजेपी के परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके अलावा भाजपा ने केरल में एक ऐसी कोशिश की है, एक नया कैंपेन चलाया है और वह यह है कि चर्चेस के साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाए, संवाद कैसे स्थापित किया जाए। और जो अलग अलग चर्च है उनके फादर जो है उनके साथ भाजपा नेताओं की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई दौर की बैठक खुद पर्सनली ली है। अमित शाह आ गए हैं, जेपी नड्डा गए हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। यह सारा जो चल रहा है कि चर्च से बात करना, सेलिब्रिटीज़ उतारना, इन सब का केरल की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी इस बार केरल में अपना खाता खोल पाएगी? क्या बीजेपी का जो टारगेट है 5 सीट केरल में पूरा हो सकेगा या सिर्फ 1 या 2 सीट हाथ लगेगी? अगर आप हमें केरल से सुन रहे हो तो आपकी क्या राय है वह ज़रूर बताएगा। अब हम बात करते हैं अगले राज्य की। और तमिलनाडु में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। सबसे पहले जो खबर आई है, जुबे जो तथाकथित तौर पर फैक्ट चेकर है, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा को आज अपने घर में रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कन्हैया लाल की हत्या हो गई है, इसकी वजह से कमलेश तिवारी को मार डाला गया है, जिसने इस देश में सरतन से जुदा के नारे को फेमस बनाया, लोकप्रिय बनाया, जिसने मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से अरब देश और भारत के बीच रिश्ते खराब होते होते बचे हैं। उस जुबैर को तमिलनाडु सरकार ने कम्युनल हार्मनी अवार्ड दिया है। अब किस आधार पर दिया गया है, क्या योगदान रहा है, ये तो तमिलनाडु सरकार बता सकती है। लेकिन हमारा आज का विषय तमिलनाडु को लेकर जुबैर अहमद नहीं है। हमारा आज का विषय है तमिलनाडु में मीडिया को लेकर गजब की लड़ाई चल रही है। समाज का एक तबका द हिंदू को डीएमके का मुखपत्र बता रहा है। वह इसलिए क्योंकि अन्नामलाई की यात्रा के दौरान डीएमके के एक पत्रकार को किसी कार्यकर्ता ने पिटाई कर दी और उसके बाद द हिंदू ने डीएमके के कार्यकर्ताओं की पिटाई को मुद्दा बनाकर अन्नामलाई को किसी भी तरह से कवरेज देने से इनकार कर दिया है। द हिंदू का तर्क यह है कि डीएमके का जो चैनल है उसमें डीएमके का जो कार्यकर्ता था वह पत्रकार है, इसलिए पत्रकार पर हमला किया गया है। और द हिंदू बीजेपी या उससे जुड़ी कोई भी खबर, के अन्नामलाई वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे जुड़ी खबर, तमिलनाडु बीजेपी से जुड़ी खबर, तमिलनाडु बीजेपी से जुड़ी खबर नहीं दिखाएगा। और हैरानी की बात यह है कि उसी द हिंदू ने अपने पूर्व पत्रकार और फिलहाल डी नाटककरण वेब चला रहे एक एडिटर की डीएमके के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट पर एक शब्द नहीं कहा। और इसे लेकर तमिलनाडु की सोसाइटी में काफ़ी द्वंद्व है। खुद जो द हिंदू से एसोसिएटेड और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल रही मालिनी पाक्षार्थी कहती है कि ऐसा द हिंदू हमने कभी नहीं देखा। द हिंदू अपने खबरों के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल वह डीएमके का मुखपत्र बन गया है। हम नहीं कह रहे हैं, द हिंदू बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल पूर्व पत्रकार कह रही है, वह आज भी शेयर होल्डर्स है और वह बता रही है पूरी तरह कब्जा है डीएमके का द हिंदू पर। अब यह कितना सच है कितना झूठ है? अगर आप में से कोई तमिलनाडु से हो, वहाँ की मीडिया का क्या हालत है? और यह बात सही है कि तमिलनाडु में बहुत बड़े बड़े मीडिया घराने पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चलाए जाते हैं।
जयललिता जया टीवी चलाती थी। द सन डीएमके का यह न्यूज़ नेटवर्क था और इसके अलावा भी बहुत सारे पत्र पत्रिका है जो पार्टियां चलाती है, लेकिन द हिंदू को कम से कम एक न्यूट्रल कह सकते थे। न्यूट्रल समाचार पत्र माना जाता था, लेकिन द हिंदू पर आरोप लगा है कि एक एडिटर की पिटाई पर एक शब्द नहीं बोलना और डीएमके के कार्यकर्ता की पिटाई को आधार बनाते हुए भाजपा से जुड़ी किसी भी न्यूज़ का बॉयकॉट करना कहाँ तक सही है। तीसरा राज्य है तेलंगाना और यह आज अंतिम राज्य है। तेलंगाना से बड़ी खबर है। अब बड़ी खबर यह है कि बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, वह बीजेपी के साथ अलायंस कर सकती है और इसका इशारा दिया है केटी रामाराव ने, जो बीआरएस के एक बड़े नेता है। उन्होंने क्या कुछ कहा है कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर और बीजेपी से संभावित अलायंस को लेकर, पहले वह जानते हैं। हिंदी में बयान था इसलिए आपको बता रहा हूँ। बताइए कि अगर कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी का अलायंस हो गया है और अगर तेलंगाना में बीआरएस बीजेपी का अलायंस होता है तो इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आज जो परिवर्तन बता रहा हूँ, केरल में जो कुछ हुआ या तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी के बीच जो गठबंधन हुआ है और तेलंगाना में बीआरएस भारत राष्ट्र समिति और भाजपा के बीच अगर गठबंधन बनता है तो ज़मीन पर इसका क्या असर होगा। क्या दक्षिण भारत में बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ सकती है। अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।